हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 13 का लास्ट टॉपिक, जो कि है नाइजीरिया फॉर्मिंग यूनिटी अगेंस्ट द कॉलोनाइजर्स। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सबसे पहले सब टॉपिक की तरफ, जो कि है ब्रिटिश कॉलोनिज्म एंड द मेकिंग ऑफ अ नेशन। नेशन और स्टेट्स ही होते हैं जिससे कि आपकी आइडेंटिटी पहचानी जाती है कि आप कहाँ से हैं। लेकिन अफ्रीका में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि बिल्कुल दूसरी कंट्रीज़ की तरह अफ्रीका के लिए भी ये नेशन और स्टेट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल न्यू था, क्योंकि इनकी कंट्री में ये लोग किसी स्टेट या नेशन के नाम से नहीं बल्कि इनके ओन ट्राइबल ग्रुप्स के बेसिस पर पहचाने जाते थे। तो इसीलिए जब वेस्टर्न कॉलोनाइजर्स यहाँ पर आए तो इन लोगों ने रैंडमली अलग अलग एरियाज़ की ग्रुपिंग कर दी और उन्हें स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया, ताकि वो लोग इसे बेटर वे में कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर नाइजीरिया कंट्री की ही बात करना स्टार्ट करते हैं, जिसे भी ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने ही बनाया था। उन लोगों ने नाइगर रिवर के पास के डिफरेंट रीजन्स को एक साथ कंबाइन कर दिया, जहाँ पर अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स रहा करते थे। तो इसीलिए नॉर्थन नाइजीरिया में हौसा फुलानी ट्राइबल पीपल डोमिनेट करने लगे, जो कि मोस्टली मुस्लिम्स थे, और साउथ ईस्टर्न एरिया में ट्राइब्स जैसे कि ईबू ट्राइब्स रहने लगे और साउथ वेस्टर्न एरिया में योरबा ट्राइब्स रहने लगे। लेकिन साउथ में तेज़ी से क्रिश्चियनिटी फैल रही थी, क्योंकि यहाँ पर रेगुलरली मिशनरी वर्क्स यानी कि क्रिश्चियनिटी प्रोग्राम्स हुआ करते थे। लेकिन कुछ लोग अब भी अपने ट्राइबल रिलीजन को ही फॉलो करना चाहते थे। मॉडर्न नाइजीरिया में कॉमन डेमोक्रेटिक सिस्टम बनने से पहले इन तीनों ट्राइबल ग्रुप्स के बीच काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से आज कई साल बाद भी नाइजीरिया को अपने कॉलोनियल पास्ट की वजह से कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। स्पेशली तब यूरोप ने उन लोगों से इनका पेट्रोलियम का कंट्रोल भी छीन लिया था। लेकिन आज तो वो कंट्रोल नाइजीरियन गवर्नमेंट के पास ही है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नाइगर रिवर के पास का जो एरिया था ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था, तो इसीलिए यहाँ के लोगों ने कॉलोनियलिज्म के अलग अलग फेसेस को काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस किया था। 16th सेंचुरी में ये एरिया अमेरिकन्स के लिए एक सोर्स ऑफ स्लेव्स बन चुका था, क्योंकि यूरोपियन ट्रेडर्स यहीं से ट्राइबल पीपल को कैप्चर करके उन्हें अमेरिका ले जाकर सेल कर दिया करते थे। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद जब ये स्लेव ट्रेडिंग बंद हो गई, तो इसके बाद इन लोगों ने यहाँ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि पाम ऑयल और कोका में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया था। अब इन चीज़ों के लिए इन लोगों ने यहाँ के कोस्टल एरियाज़ को भी कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे इन लोगों ने यहाँ के कोस्टल एरिया लेगोस को भी कैप्चर कर लिया था। अब ब्रिटिश रूल, एजुकेशन और ट्रेड, इन तीनों चीज़ों के लिए लेगोस इनका एक वेस्ट अफ्रीकन सेंटर बन चुका था। लेकिन ये वो सेंटर भी था जहाँ से कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट रेसिस्टेंस स्टार्ट हुआ, और आइडियाज़ लाइक पैन अफ्रीकनिज्म और नाइजीरियन नेशनलिज्म भी यहीं से ग्रो हुए। ये वो की मूवमेंट्स थे जिसने अफ्रीका को अपनी इंडिपेंडेंस लेने के लिए एनकरेज किया था। लेकिन लेट 19th सेंचुरी से ही ब्रिटिश कॉलोनीज़ में रेसिज्म काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था। यहाँ के एजुकेटेड अफ्रीकन्स को इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स करना भी अलाउड नहीं था, और अफ्रीकन बिजनेसमैन को भी इस रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ रहा था। एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल चीफ्स और अलाइड पीपल को पावरफुल बना दिया था, ताकि इन लोगों के थ्रू उनका रूल भी यहाँ पर बना रहे। साउथ नाइजीरिया में मॉडर्न एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों भी इंट्रोड्यूस हो चुके थे, लेकिन अभी भी नॉर्थन नाइजीरिया में ओल्डर ट्रेडिशंस ही बने रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों रीजन्स यानी कि नॉर्थ और साउथ के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका था, क्योंकि नॉर्थ रीजन में अभी भी एजुकेशन और डेवलपमेंट दोनों भी स्टार्ट नहीं हुए थे। 1939 में ब्रिटिश ने साउथ नाइजीरिया को भी दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, यानी कि अब योरबा और ईबू दोनों भी डिवाइड हो चुके थे साउथ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया में, जिसकी वजह से अब इन तीनों ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि हौसा फुलानी, ईबू और योरबा तीनों के बीच कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। लेकिन ये सब कुछ एक ब्रिटिश स्ट्रैटेजी का पार्ट था, ताकि वो लोग इस कंट्री को और बेटर वे में कंट्रोल कर सकें। इस स्ट्रैटेजी को हम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यही सेम स्ट्रैटेजी इंडिया में भी यूज़ हो चुकी है, जो कि है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब इस ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के रेस्पॉन्स में कई सारे एजुकेटेड नाइजीरियंस ने यूनाइटेड नाइजीरियन नेशन के आइडिया को प्रमोट करना स्टार्ट किया, और ये लोग अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने लगे। उनमें से एक थे हर्बर्ट मकॉली, जिन्होंने 1923 में सबसे पहले नाइजीरियन पार्टी को फाउंड किया था, जो कि है NNDP यानी कि नाइजीरियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। NNDP ने यहाँ पर 1923, 28 और 33 में लोकल इलेक्शंस जीतकर लेगोस में अपना एक
इन्फ्लुएंस बना लिया था। जिसके बाद 1930s में मकॉली ने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल पर हुए कई सारे मिलिटेंट अटैक्स को भी सपोर्ट किया था। 1936 में एक और की लीडर नामदी एज़िकावे ने NYM मूवमेंट को स्टार्ट किया था, जिसका मतलब है नेशनल यूथ मूवमेंट। इस मूवमेंट का एम था सारे नाइजीरियंस को एक साथ यूनाइट करना, चाहे उनका ट्राइबल बैकग्राउंड जो भी हो। इसी धीरे धीरे ये मूवमेंट आगे चलकर एक बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट बन चुका था। जिसके बाद 1944 में मकॉली और एज़िकावे दोनों ने एक साथ मिलकर NCNC यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ नाइजीरिया एंड द कैमरॉन्स की फाउंडेशन की, जिसके बाद एज़िकावे इसके एक डोमिनेंट लीडर बन चुके थे। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने अलग अलग आइडियाज़ जैसे कि पैन अफ्रीकनिज़म और नेशनलिस्ट और नाइजीरियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को आगे चलकर सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाइजीरियन नेशनलिज्म के आइडिया को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा था, क्योंकि नाइजीरियन सोल्जर्स जो कि वॉर में ब्रिटिश की साइड से लड़ने गए थे, वो लोग भी वॉर के बाद एक होप के साथ वापस आए थे कि उन्हें भी अब अपनी इंडिपेंडेंस वापस मिल जाएगी। इन रिटर्निंग सोल्जर्स और कुछ यूनियन लीडर्स की कंट्री की इंडिपेंडेंस में इनका एक की रोल रहा है। और 1945 में इन लोगों ने सेल्फ रूल और बेटर कंडीशंस की डिमांड को पूरा करने के लिए एक स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया। अब नाइजीरियन नेशनलिस्ट के पास 2 मेजर प्रॉब्लम्स थे, चैलेंजेस थे। यानी कि सबसे पहला चैलेंज ये था कि इन लोगों को ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट फाइट करके अपनी नेशन की इंडिपेंडेंस को गेन करना था। नेक्स्ट चैलेंज ये था कि इन लोगों को नाइजीरिया के अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स जितने भी थे, जिनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, उन्हें एक साथ यूनाइट करना था। सदर्न नाइजीरिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्ट्रॉन्गर था कंपेयर टू नॉर्थन रीजन, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट भी नॉर्थ से कंपेयर करी जाए तो काफ़ी ज़्यादा आगे थी। और इन दोनों रीजन्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल पावर के लेवल्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ दोनों रीजन्स अलग अलग डिवाइड होने लगे थे। लेकिन इन तीनों मेन ग्रुप्स जो कि है हौसा फुलानी, ईबू और योरबा, इन तीनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहे और 1950s तक इन तीनों रीजन्स के पास अपनी अपनी एंटी कॉलोनियल पार्टीज बन चुकी थी। तो हौसा फुलानी पीपल की एंटी कॉलोनियल पार्टी थी NPC यानी कि नॉर्थर्न पीपल्स कांग्रेस, जो कि एक कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल पार्टी थी। साउथ ईस्टर्न रीजन की पार्टी थी नेशनल काउंसिल फॉर नाइजीरिया एंड द कैमरॉन्स NCNC, यानी कि ये पार्टी ईबू पीपल की थी और इनका गोल था यहाँ पर यूनिटी और सेल्फ रूल। अब वेस्टर्न रीजन की पार्टी थी AG एक्शन ग्रुप, और जो कि योरबा पीपल को रिप्रेजेंट करती थी और इनका यहाँ पर गोल था इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पर। हर पार्टी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जाकर अपने अपने एरिया यानी कि अपने अपने रीजन को इंडिपेंडेंस दिलाना चाहती थी, लेकिन इनके आइडियाज़ और गोल्स डिफरेंट थे बेस्ड ऑन द रिलीजन्स या फिर ग्रुप्स। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडिपेंडेंस एंड वीक डेमोक्रेसी। नाइजीरिया में स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म की वेव फैलने लगी, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि उन लोगों को अब नाइजीरियन पीपल को उनकी इंडिपेंडेंस ग्रांट कर देनी चाहिए, जिसके लिए उन लोगों ने एक फेडरल सिस्टम को सेटअप किया, जिसने नाइजीरिया के 3 मेन रीजन्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट को अपनी सेल्फ गवर्नेंस राइट्स दिए, जिसका मतलब ये है कि अब हर रीजन अपने एरिया के डिसीजंस को खुद से ले सकता है। 1 अक्टूबर 1963 को नाइजीरिया ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। अब इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, लेकिन इस सिस्टम के चलते एक फेयर और बैलेंस्ड डेमोक्रेसी नहीं बन पा रही थी। जल्दी फिर से इन तीनों रीजन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे और ऐसे ही चलते चलते नाइजीरिया में एक सिविल वॉर हो गया। ये वॉर हुआ 1967 से 1970 तक और इस पूरे वॉर के टाइम तक यहाँ पर मिलिट्री लीडर्स ने ही नाइजीरियन कंट्री को कंट्रोल किया। वॉर के बाद नाइजीरियंस ने काफ़ी कोशिश की कि वो लोग इन मिलिट्री लीडर्स को हटाकर एक नॉन मिलिट्री डेमोक्रेसी बना सके, लेकिन हर बार उनके एफर्ट्स फेल होते चले गए। मिलिट्री रूल बना रहा और जल्द ही इन लोगों ने यहाँ पर मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इन कंपनीज ने मिलिट्री रूलर्स को फंड्स देना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो लोग कंट्री में स्पेशल राइट्स को एंजॉय कर सके और बिना कोई रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किए लोअर टैक्सेस पे करके चीप लेबर्स का यहाँ पर यूज़ कर सके, जिसकी वजह से करप्शन और ह्यूमन राइट अब्यूसेस बढ़ने लगे। अब गवर्नमेंट को तो पैसे मिलने के बाद इन लोगों ने वर्कर राइट्स और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। कई
साल के मिलिट्री रूल के बाद फाइनली इन द ईयर 1999 में नाइजीरिया ने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इलेक्ट किया। लेकिन अब इस नई डेमोक्रेसी को भी कई सारे अलग अलग चैलेंजेस को फेस करना था, जैसे कि फर्स्टली यहाँ पर कंट्री में हो रहे करप्शन से डील करना, नेक्स्ट यहाँ पर कंट्री में फेयरनेस मेंटेन करके रखना, और लास्टली इन तीनों ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में पीस बनाए रखना। लोगों की होप तो यही थी कि अब ये नई गवर्नमेंट नाइजीरिया को एक स्टेबल और डेमोक्रेटिक कंट्री बना पाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, जो कि है ऑयल, एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिक्स। 1950s में नाइजीरिया के नाइगर डेल्टा से ऑयल डिस्कवर हुआ था। इस डिस्कवरी के बाद कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज और एक मेजर ग्लोबल ऑयल कंपनी डच शेल ने यहाँ पर आकर यहाँ के ड्रिलिंग राइट्स ले लिए थे। आज यही ऑयल मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है नाइजीरिया की इकोनॉमी के लिए, लेकिन उस टाइम पर इन ऑयल वेल्स को मोस्टली ओन और ऑपरेट दोनों ही फॉरेन कंट्रीज़ किया करती थी, जिसके बाद इस ऑयल को बेचकर जितने भी प्रॉफिट्स हुआ करते थे उन प्रॉफिट्स में से कुछ शेयर वो लोग मिलिट्री लीडर्स को दे दिया करते थे। नाइजीरियन पीपल को तो यही लगता था कि उनकी कंट्री को इस ऑयल से काफ़ी कम बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये प्रॉफिट्स पीपल की जगह पावरफुल कंपनीज़ को मिला करते थे। ये तो थी इकोनॉमिक इम्बैलेंस की बात, लेकिन अगर हम यहाँ पर अब एनवायरनमेंट की बात करें तो वो भी काफ़ी, एनवायरनमेंट को भी यहाँ के काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँच रहा था, क्योंकि कंपनीज़ के एक्सट्रैक्ट करने के ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की वेज से डिफरेंट वेज में यहाँ पर एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुँच रहा था। फर्स्टली है ऑयल स्पिल्स। ड्रिलिंग और कांस्टेंट ड्रिलिंग और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एरिया में काफ़ी ज़्यादा ऑयल स्पिल्स हो रहे थे, जिसकी वजह से एरिया का जितना भी मैनग्रोव फॉरेस्ट है उसे काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँच रहा था, क्योंकि ये फॉरेस्ट इन ऑयल स्पिल्स से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेकेंड है मैनग्रोव फॉरेस्ट डैमेज। अब यहाँ पर इन ऑयल स्पिल्स की वजह से ये ऑयल जाकर सॉइल में मिक्स हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑलरेडी 5 to 10% फॉरेस्ट डैमेज हो चुका था, और इससे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को लॉन्ग टर्म डैमेज पहुँच रहा था। थर्ड है इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। इन ऑयल स्पिल्स की वजह से, ये ऑयल की वजह से यहाँ पर क्रॉप्स को तो ये ऑयल किल कर ही रहा था, लेकिन साथ में अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू ये जाकर फिशर्स की पॉपुलेशन को भी कम करता जा रहा था धीरे धीरे, जिसकी वजह से दोनों भी यानी कि फार्मर्स और फिशरमैन दोनों की लाइफ पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा था। फोर्थ है कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। कई लोकल वाटर सोर्सेस में ऑयल मिक्स हो जाने की वजह से ये ऑयल पोल्यूशन बढ़ता जा रहा था, और इस पानी को पीने के बाद यहाँ पर इमीडिएट इफेक्ट्स तो नहीं होते, लेकिन इस पानी को रेगुलरली पीने के बाद यहाँ पर कैंसर जैसे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इन शॉर्ट, ऑयल नाइजीरिया के लिए एक की रिसोर्स तो था, लेकिन इसकी वजह से उन्हें सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज और इनकम इनइक्वालिटी को सफ़र करना पड़ रहा था, क्योंकि इस रिसोर्स का मोस्ट बेनिफिट लोकल पीपल को पहुंचना चाहिए था, लेकिन इन लोगों को तो पोल्यूशन की वजह से सफ़र करना पड़ रहा था, जिसके बाद भी ऑयल इंडस्ट्री से जनरेट की गई वेल्थ इन्हें नहीं मिल रही थी। इसीलिए 1990s तक नाइगर डेल्टा के रीजन में टेंशन्स बढ़ने लगी, जिसके बाद यहाँ पर रहने वाले ट्राइबल ग्रुप्स ने दो मेन चीज़ों की डिमांड की। सबसे पहला है कॉम्पनसेशन। ऑयल एक्सट्रैक्शन की वजह से इनके एनवायरनमेंट में जितना भी हार्म पहुंचा है उसके लिए इन्हें फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन चाहिए था, क्योंकि इन ऑयल ड्रिलिंग की वजह से इनके तीनों भी चीज़ें, जैसे कि इनकी लाइवलीहुड, वाटर और लैंड, तीनों चीज़ों पर डायरेक्ट हार्म पहुंचा था। सेकेंडली कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी ऑयल रिसोर्सेज इनकी एरिया में है उस पर इन्हें डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए था, क्योंकि इनका मानना ये था कि जब इनके एरिया में ये ऑयल है तो इसे कैसे कंट्रोल करना है और इसके कितने प्रॉफिट्स जनरेट करना है, दोनों को जानने का भी इनका पूरा राइट है। शुरू में तो अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए ये लोग पीसफुल एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे, जो कि इन्हें यूनाइट करते थे बेस्ड ऑन देयर एथनिक आइडेंटिटीज़। ये ग्रुप्स अपने राइट्स को बिना किसी वायलेंस के लेना चाहते थे, लेकिन 1990 में ये सिचुएशन बदल गई, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री गवर्नमेंट ने इनके एक एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट केन सारो-वाइवा को एग्जीक्यूट कर दिया था, जिसके बाद यहाँ की सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ गई। आज भी हम नाइजीरिया के एक यूनाइटेड नेशन बनने के एफर्ट्स को देख सकते हैं, ताकि ये लोग भी स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम बना सके और अपने रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल फुल्ली गेन कर सके। तो बस आज का ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, और अगर आपको इस चैप्टर को पूरा फुल्ली देखना है तो आप इन ऊपर के 2 वीडियोस को भी देख सकते हैं। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।